हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में झारखंड हाई स्कूल टीचर झारखंड टीजीटी जो परीक्षा है उसमें कॉमर्स सब्जेक्ट पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पिछला वीडियो में जो हमने आपको बताया था, अभी तक हम इस पर टीजीटी पर 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कि पहले वीडियो में जो टीजीटी जो हाई स्कूल परीक्षा है वो किस तरह से ली जाती है उस बारे में हमने बताया था। दूसरा वीडियो में हमने जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की जो सिलेबस है उस पर हमने चर्चा किया था। आज हम लोग कॉमर्स पर चर्चा करेंगे, इसके सिलेबस, इसके पैटर्न को समझेंगे और लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि इसकी तैयारी हमें किस तरह से करनी चाहिए और इसकी तैयारी के लिए आप हमसे किस तरह से जुड़ सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, टीजीटी जो झारखंड हाई स्कूल टीचर होती है, एक ही चरण में परीक्षा होती है और इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो हिंदी और सामान्य ज्ञान के मिलाकर जो 200 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, 200 प्रश्न होते हैं उसमें, और जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसमें कि 33% आपको लाना होता है। पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट होता है, और ध्यान रखिएगा बहुत सारे छात्र अभी भी कंफ्यूजन है कि बीएड में कौन सब्जेक्ट है मेरा, हमने 2 सब्जेक्ट से किया है तो कौन सा सब्जेक्ट ले। तो आपका ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स है, जैसे कि मान लीजिए कोई छात्र अकाउंट्स ऑनर्स करता होगा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करता है, या फिर कोई फिजिक्स लिया है या फिर एक मैथमेटिक्स लिया है, वही आपको टीजीटी में सब्जेक्ट के तौर पर कंसीडर करना है। दूसरा आप सब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं जो आपने ऑनर्स पेपर में लिया हुआ है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे, कॉमर्स पर। तो जैसा कि हमने बताया कि जो पेपर 2 होता है वो कॉमर्स, जो आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। जो पेपर 2 होता है इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, जो कि हर एक प्रश्न 2 अंक का होता है और 300 अंक का ये जो है प्रश्न पूछा जाता है और उसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। तो चलिए सिलेबस को समझते हैं जो जारी किया गया है। ये पैटर्न वगैरह सब आपको बता चुके हैं। ये जो आयोग ने जो जारी किया हुआ है वो सिलेबस है, हम इसको सिलेबस को समराइज भी किए हुए हैं यहाँ पर, तो उसी को हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक आयोग का जो सिलेबस है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है, जो वाणिज्य, ये 2 खंडों में बटा हुआ है। खंड, प्रथम खंड, और एक जो है वो दूसरा खंड यहाँ पर है आपका दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं खंड 2। इसमें जो विभिन्न खंडों में ये बटा हुआ है, उसमें अगर हम इसको डिवीजन करें तो एक खंड को हम लोग व्यवसाय अध्ययन, जो बिजनेस स्टडीज है, जो आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, उसी के रूप में इसको कंसीडर किया जाता है, बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज व्यवसायिक अध्ययन के रूप में इसे जाना जाता है। और दूसरा जो सेगमेंट है इसमें मुख्य रूप से दूसरा सेगमेंट है इसमें कॉमर्स में जो अकाउंटिंग का जो पोर्शन है, कॉमर्स में जो अकाउंटिंग का पोर्शन है, लेखांकन, उसे शामिल किया गया है। और इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ टॉपिक्स यहां पर शामिल हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं तो उसको आप देखिएगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के 2 टॉपिक है, भारत में निर्धनता, बेरोजगारी, और भारत में जनसंख्या वृद्धि। तो ये जो टॉपिक है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के भाग है। इसके अलावा जितने भी है यहाँ पर अकाउंटिंग वगैरह हैं। तो चलिए अब इसी को हम लोग एनालिसिस करते हैं कि इसमें जो हम लोग को दोनों खंड में पढ़ना है वो कौन कौन सा टॉपिक जो है हम लोग को पढ़ना है। एक छात्र के मन में ये भी सवाल उठता है कि सर ये 2 खंडों में बटा हुआ है तो क्या ऐसा प्रावधान है कि जो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे तो खंड 1 से 75 होगा और खंड 2 से 75 होगा? तो ऐसा आपको पिछला भी हमने एक वीडियो में बताया था, ऐसा नहीं है। हाँ, 2 सब्जेक्ट जिसमें है, जिनका टीजीटी 2 सब्जेक्ट आता है, जैसे कि कोई इतिहास और नागरिक शास्त्र, उनको दोनों लेना पड़ता है। तो वैसे सिचुएशन में वहां पर 75 प्रश्न, इतिहास से 75 और नागरिक शास्त्र से 75 पूछा जाता है। लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट में, मतलब 2 सब्जेक्ट के अलावा जो सिंगल सब्जेक्ट में है उनमें ऐसा प्रावधान नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं जो ये इसका जो समराइज जो सिलेबस है, समराइज क्या पूरा डिटेल में सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, उसको हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा, तो पहला जो हमने भाग यहां पर रखा हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं, जो पहला भाग है, पहला जो भाग है वो व्यवसाय अध्ययन है, जिसको हमने यहां पर डिवीजन किया हुआ है।
और इसमें जो डिफरेंट यहाँ पर टॉपिक है, पहला से लेकर इसमें कुल जो टॉपिक्स हैं वो 14th टॉपिक है जो हम लोग को यहाँ पर स्टडी करना है एक एक करके। इसमें जो पहला टॉपिक हम लोग स्टडी करना है, चूंकि व्यवसाय अध्ययन है, तो हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि व्यवसाय होता क्या है, व्यवसाय की प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसके और भी बहुत सारे मिसलेनियस जो पार्ट हैं जो हम लोग को स्पेसिफिक उसके बारे में स्टडी करना होता है। जैसे कि व्यवसाय में हम लोग किन क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आर्थिक क्रियाओं का जो समूह होता है वही व्यवसाय के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें पेशा हो जाता है, व्यवसाय हो जाता है, बिजनेस और प्रोफेशन। तो उनका अर्थ क्या है, वो अलग अलग क्यों है, तो उनके बारे में, उनके प्रकृति के बारे में, उनके क्षेत्र के बारे में स्टडी करना है। व्यवसाय जो अभी चलाया जाता है बिजनेस, तो व्यवसाय के बहुत सारे स्वरूप होते हैं जिसमें सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया हुआ है एकाकी व्यापार, जो सिंगल एंटिटी हैं उनके बारे में, साझेदारी व्यापार, पार्टनरशिप, और इसमें संयुक्त पूंजी निर्माण। ध्यान रखिएगा इसमें एक और भाग होता है जो HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो एक बिजनेस का प्रकार है, और एक सहकारिता जो संगठन वगैरह, सहकारी संगठन वगैरह होता है, तो उससे भी प्रश्न आते हैं। भले ही सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब हम व्यवसाय या फिर व्यवसाय अध्ययन हम लोग पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज, तो वहां पर उनके बारे में भी अध्ययन करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये हमने नोट्स बनाया हुआ है, ध्यान रखिएगा ये कंप्लीट आपको नोट्स भी मिलता है यहाँ पर हमारे द्वारा। तो उसमें हमने देखिएगा कि तो हर चीज को हमने व्यवसाय में शामिल किया हुआ है। ये कंप्लीट हर एक भाग का, हर एक टॉपिक का हमने अलग अलग नोट्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनाया है। और जो पिछले बार का ट्रेंड था, जिस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, हो सकता है कि सिलेबस में वो चीज नहीं लिखा हो लेकिन प्रश्न में आया था, तो उन चीजों को भी हमने यहाँ पर ध्यान में रखा हुआ है, लेकिन विद इन सारे सिलेबस के विद इन में ही है। तो ये पहला टॉपिक हो गया। और दूसरा टॉपिक, उसके बाद हमने भाग 1 का तीसरा जो टॉपिक है, ये वितरण मार्ग, डिस्ट्रीब्यूशन, जो वितरण के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद हम लोग इसमें जो चौथा टॉपिक स्टडी करते हैं वो बैंकिंग संरचना, क्योंकि आज के डेट में देखिएगा किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में बैंकिंग का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, और बैंकिंग किसी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। तो इसीलिए इसका बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, इसके जो जैसे कि कॉमर्शियल बैंक हो गया, इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट हो गया, या फिर जो भारत में बैंकों का इतिहास हो गया, इसमें बहुत सारे आरआरबीज, कॉर्पोरेटिव बैंक होते हैं, डेवलपमेंट बैंक होते हैं, उनके कार्य हो गए, वो किस तरह से ग्राहकों को लोन उपलब्ध कराते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उन सब के बारे में। और बैंकों के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, जो रिटेल बैंकिंग से लेकर बहुत सारे अन्य डिजिटल मार्केट जो बैंकिंग वगैरह हैं, ई बैंकिंग वगैरह सर्विसेज हैं, मोबाइल बैंकिंग वगैरह हैं, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अगला जो टॉपिक है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। आपको पता है कि एक एक्ट है, NI एक्ट 1881 में भारत सरकार ने विनिमय पत्रों को, विनिमय साध्य साख पत्रों को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाया है, जिसे ब्रिटिश काल में ही आया था बाद में, लेकिन समय समय पर उसमें अमेंडमेंट होते रहे हैं। NI एक्ट 1881 के नाम से जानते हैं। तो उसी में 4 तरह के बारे में, ऐसे तो मुख्य रूप से 3 ही तरह के हम लोग के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें कि एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, एक प्रोमिसरी नोट, और एक चेक, एक सामान्य जो स्थानीय उपयोग किया जाता है हुंडी, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो वही विनिमय साध्य साख पत्र जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में स्टडी करना है। फिर व्यवसाय चलाने के लिए जो व्यवसायिक वित्त के स्रोत जो हैं, जो एक बिजनेस चलाना है हमें, तो पैसे हमारे पास कहां कहां से आ सकते हैं, तो अपना पूंजी हो गया, बैंक से लोन लेते हैं, रिश्तेदार से लेते हैं, लेकिन यहीं तक तो सीमित आज के डेट में बिजनेस में, व्यवसाय के लिए वित्त जुटाने का साधन नहीं है। इसके अलावा भी आज के डेट में देखिएगा जो कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में, तो मतलब कि आप शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, या फिर जो मनी मार्केट में चले जाइए तो कॉमर्शियल पेपर से लेकर आपका ट्रेजरी बिल से लेकर आपका कॉमर्शियल बिल से लेकर नोटिस मनी, कॉल मनी जो आता है, उस सारे के बारे में यहां पर व्यवसायिक वित्त के स्रोत में अध्ययन करना है। इसके अलावा व्यापार जो होते हैं, आज का व्यापार किसी क्षेत्र तक सीमित तो नहीं है, एक जिले से दूसरे जिले में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो बहुत सारे व्यापार जो होते हैं अंतर्देशीय, मतलब कि आंतरिक व्यापार, मतलब कि अपने ही देश में जो व्यापार होते हैं 2 राज्यों के बीच में, 2 क्षेत्रों के बीच में,
और कुछ विदेशी व्यापार भी होते हैं। आज के डेट में कोई भी कंट्री आइसोलेटेड नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस कंट्री का व्यापार इस कंट्री के साथ, तो इसी को विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार के क्या है, उसके लाभ क्या है, हानि क्या है, उन सभी के बारे में यहां पर अध्ययन करना है। उसके बाद फिर ये जो टॉपिक हो जाता है ये मैनेजमेंट का, खासकर 12th में हम लोग स्टडी करते हैं। ये सारे अभी तक जो स्टडी करते थे ये 11th का भाग है, 11th क्लास का। ऐसे बाद में भी ये सारी चीजें ग्रेजुएशन में भी स्टडी की जाती है, लेकिन इसका वो हायर लेवल होता है। लेकिन ये मेन कर रखिए कि ग्रेजुएट लेवल तक आपको स्टडी करना है, आपका ग्रेजुएट लेवल तक यहाँ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद ये बिजनेस में आ जाते हैं। बिजनेस स्टडीज में तो अगला जो टॉपिक इसमें आ जाता है वो है प्रबंधन वगैरह, संगठन वगैरह, प्रशासन, ये सब होता क्या इसके बारे में, इसके मूल फीचर्स वगैरह, विशेषता वगैरह। इसके बाद फिर मजदूरी भुगतान प्रणाली जो वेजेस सिस्टम है उसके बारे में, और इसमें खासकर एक आइडियल जो वेजेस है, आदर्श मजदूरी, उसके बारे में अध्ययन करना है। वो सिलेबस में भी दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा इसके कुछ सिलेबस में थोड़ा सब टॉपिक भी दिया हुआ है, तो सब टॉपिक को हम हटा दिए हैं, क्योंकि सब टॉपिक से अच्छा है कि हम उसके कंटेंट को समझें। वरना स्टूडेंट समझते हैं कि नहीं ये लिखा हुआ है तो इसके साथ सिर्फ आदर्श मजदूरी लिख दिया है तो सिर्फ वही क्वेश्चन करना है, इसको नहीं करना है। जब हम मजदूरी भुगतान प्रणाली स्टडी करेंगे तो आदर्श मजदूरी जो है, जो आप देखिएगा यहाँ पर सिलेबस में जो आयोग ने जारी किया है वो पढ़ना स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक को दिया हुआ है तो पढ़ना ही है। बाकी वो सारे इसके अलावा जितने भी इसमें श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान की जो पद्धति है उन सभी पर हम लोग को मेन फोकस करना है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इसमें फिर जो आ जाता है टॉपिक वो इकोनॉमिक्स आ जाता है। ये एलिमेंट मतलब कि हम से बांट रहे हैं कि हाँ किस तरह से सिलेबस बनाया गया है। तो शुरू से लेके अंत तक जो भी आपको कॉन्सेप्ट है, और ध्यान रखिएगा ये सारे सिर्फ 11th तक ही सीमित नहीं है, ये ग्रेजुएट में भी आता है, ग्रेजुएशन में भी। तो उनके भी जो कॉन्सेप्ट है वो सभी हम लोग को अध्ययन करना होता है, और जो रिक्वायरमेंट भी है यहाँ पर टॉपिक में। अब यहाँ पर देखिएगा उसके बाद इकोनॉमिक्स के बारे में अध्ययन करना है। इकोनॉमिक्स में सीधा सा, इसमें बहुत ज्यादा हम लोग को डिटेल में स्टडी नहीं करना इकोनॉमिक्स। इसमें सीधा सा इकोनॉमिक्स होता क्या है, उसकी मूलभूत जो जानकारी है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो विभिन्न राइटर्स वगैरह हैं, इकोनॉमिक्स की अवधारणा किस तरह से प्रस्तुत की गई, या इसके अलावा फिर इकोनॉमिक्स के जो प्रकार हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग जो ज्यादातर जो अध्ययन करते हैं आर्थिक गतिविधियां, ज्यादातर क्या, हमारे समाज में दो तरह की क्रियाएं होती है, आर्थिक और एक अनार्थिक। तो अनार्थिक के बारे में तो इकोनॉमिक्स में अध्ययन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पैसे का लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है, जिसमें कि एक मनी वैल्यू होता है, उसी को सिर्फ आर्थिक घटना माना जाता है, और उसी के बारे में हम लोग अर्थव्यवस्था में अध्ययन करते हैं। तो वो सारी बेसिक जानकारी, और अर्थव्यवस्था को जो अर्थशास्त्री है उन्होंने दो भाग में बांटा है, एक समष्टि अर्थशास्त्र और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उनके बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद एक स्पेसिफिक टॉपिक देखिएगा तो यहाँ पर ऐसे तो अर्थशास्त्र में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में उन्होंने दिया हुआ है उत्पादन और उत्पत्ति के नियम, जो प्रोडक्शन लॉज हैं, इसमें डिमांड वगैरह के बारे में नहीं दिया हुआ है, सप्लाई वगैरह के बारे में नहीं दिया हुआ है। अब सवाल उठता है क्या उसको पढ़ना है, यस या नो? तो ऐसे तो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है जो आप सिलेबस देख रहे हैं उसमें, लेकिन हम लोग को क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का भी भाग है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने तो लिखा ही नहीं सिलेबस में, तो बोलेंगे तो हमने तो यहाँ पर लिख दिया है कि बेसिक जानकारी आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित होनी चाहिए। तो आपको वो जैसे कि अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र, विषय वस्तु, आर्थिक अनार्थिक क्रियाएं, इन सभी के बारे में लिखा हुआ है स्पष्ट। तो हम लोग को पढ़ना उनका है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, डिटेल में नहीं। 11th-12th तक का जो नॉलेज होता है इकोनॉमिक्स का, जो एनसीईआरटी का बेसिक्स होता है, उतना कम से कम आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ग्रेजुएट लेवल का नहीं कि उसमें केन्ज के सिद्धांत वगैरह ये सब चीजें नहीं पढ़नी है, बहुत ही सामान्य, जैसे कि डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, उन सभी के बारे में हम लोग को अध्ययन करना होगा। क्लियर है? तो इसीलिए हमने एक 14th टॉपिक यहाँ पर शामिल कर दिया है जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेसिक्स जानकारी जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है वो हम लोग को अध्ययन करना है। हमारी जो क्लासेस भी हैं हम सभी छात्रों को इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग ही नोट्स हम लोग को दे रहे हैं। आज हम नोट्स का चीजें आपको दिखाएंगे भी। बहुत सारे छात्र बोल रहे थे सर कि हमको नोट्स वगैरह देखना है, क्या है नहीं है, तो वो चीजें तो हर इंडिविजुअल को दिखाना मुश्किल है, लेकिन हाँ जो चीजें हम लोग यहाँ पर आपको रेफरेंस के तौर पर देते हैं या फिर जो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं वो सब हम लोग अपना जो नोट्स बनाया हुआ है क्लास नोट्स उसी के आधार पर करते हैं। इसीलिए देखिए हमने क्लास नोट्स को ही हमने जो अपना स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं वही हमने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं।
जरूरी भी है कि क्योंकि जो आपको मिलेगा, जो आपको अध्ययन करना है, जब तक वो यूजफुल ना हो, सिर्फ नाम खातिर की नहीं, वहां से पढ़ लिया, यहां से हमें नोट्स ले लिया, तो फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि हमको एग्जाम में पास करना है। और जिस छात्र का जितना ज्यादा मार्क्स होगा और वही छात्र जो है आपसे आगे रहेगा। तो जरूरी है कि हम सिर्फ अध्ययन करें जो सिलेबस जारी किया गया है, क्योंकि हमें अल्टीमेट सिर्फ मार्क्स पर डिपेंड होना है। मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा आया तो मेरा सिलेक्शन है, नहीं आया तो सिलेक्शन नहीं है, बाकी सारी चीजें कहने की बात होती है। तो ये भाग 1 हो गया, जिसके बारे में हमने पूरा चर्चा कर लिया है। तो मतलब कि भाग 1 में 2 तरह के बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के बारे में पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, लेकिन सिलेक्टिव टॉपिक का जो हमने यहां पर डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें आते हैं, अगला जो टॉपिक है, जो भाग 2 है, वो है लेखांकन और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक। ये लेखांकन और ये अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक हमने इसमें क्यों शामिल किया हुआ है? क्योंकि इसमें लेखांकन, लेखा जो पद्धति है, जो अकाउंटिंग है, उससे अलग भी थोड़ा हम लोग को स्टडी करना होता है, जिसमें कि 2 टॉपिक यहां पर आगे हम बताएंगे। एक गरीबी एवं बेरोजगारी, और दूसरा भारत में जो जनगणना, जनसंख्या है और जनसंख्या वृद्धि है, उसके बारे में अध्ययन करना होता है। इसीलिए, क्योंकि वो लेखांकन का तो भाग नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल किया हुआ है। अब इसमें समझते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो बेसिकली इसमें हमें उन सारे टॉपिक के बारे में जानकारी रखना है कि जो अकाउंटिंग का बेसिक्स होता है। अकाउंटिंग जहां से स्टार्ट ही होता है, डेबिट क्रेडिट से लेकर, मतलब एक बही खाता बनाने से लेकर, बही खाता किस तरह से बनता है, और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट बनाने तक की पूरी जानकारी हमको चाहिए। क्योंकि अगर आप एक जगह बैठते हैं तो आपको बही खाता बनाने से लेकर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बन सकता है, वो आपको नॉलेज चाहिए। तो मतलब कि 11 से लेकर जो ग्रेजुएट लेवल तक की बेसिक जानकारी है, वो आपके पास होना चाहिए। और कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ अकाउंट आपको बनाना अगर पड़ जाए, जैसे कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग आपको बनाना पड़ जाए, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ जाए, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ जाए, कंपनी अकाउंट्स के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहें, तो वो आप आसानी से बना सके, इन सारी की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो वही कौन कौन से हम लोग टॉपिक स्पेसिफिक जो सिलेबस में लिखा हुआ है, उसके अनुसार यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स में हम लोग बीच में अध्ययन करना पड़ सकता है जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे जो मूलभूत जो टॉपिक्स हैं, बेसिक जानकारियां हैं। अब कोई छात्र है डेबिट क्रेडिट गोल्डन रूल बिना जाने हुए तो ये सबको पढ़ नहीं सकता, ये सबका अकाउंटिंग नहीं कर सकता है, तो हमारे लिए नेसेसरी है। फिर जनरल एंट्री बिना पास किए हुए कुछ चीज को हम लोग समझ नहीं सकते अकाउंटिंग वगैरह, तो हमारे लिए नेसेसरी है। यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है कि जनरल एंट्री पढ़ना है, वो सारे, क्योंकि ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारे ये सारे छात्र सवाल हमसे पूछते हैं, इसीलिए ये जरूरी आपको समझना। तो सबसे पहले वही लेखांकन परिचय, लेखांकन होता क्या है, इसके स्कोप्स क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, इसके बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें कि डुअल एंट्री सिस्टम से लेकर जितने भी अदर टाइप्स होते हैं, उन सभी के बारे में बेसिक्स हमें जानकारी होनी चाहिए। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह भी होते हैं, सभी का तो हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। अब कोई स्टूडेंट, अब जैसे बोलिएगा सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो बिल्कुल आप अगर अकाउंटिंग के छात्र हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे, कॉमर्स के छात्र हैं, अब आपको पता ही नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, तो वो बहुत ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वो जानना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो आप उससे तो ये नहीं कर सकते, तो आपने तो सिलेबस में नहीं शामिल किया है, तो क्यों हम पढ़ें। तो उनको, इसलिए हमने बोला लेखांकन परिचय में हर चीज इसमें शामिल होगा। इसके बाद इसमें जो बही खाता, इसकी परिभाषा, उद्देश्य, लेजर हो गया, या फिर जो जनरल हो गया, जनरल एंट्री पास जो हो गया, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं, बुक्स वगैरह होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करना है। फिर उसके बाद लेखा प्रणाली हो गया, रोजना मच्चा वगैरह, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सोच रहे हैं सर ये क्या क्या लिखा हुआ है, तो ये ट्रायल बैलेंस वगैरह है, और बहुत सारे जो अदर अकाउंट्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर स्टडी करना है। ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह हो गया, और भी अन्य प्रकार के, फिर बैलेंस शीट वगैरह हो गया, ये कैसे बनता है, ये सब क्या होता है, उन सब के बारे में। अब जब भी हम लोग ये फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो वहां पर मैचिंग वगैरह करते हैं, तो फिर उसके बाद बैलेंस शीट वगैरह, फाइनल स्टेटमेंट वगैरह बनाया जाता है। तो वहां पर बहुत सारे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बहुत सारे जो अशुद्धियां वगैरह होते हैं, या फिर जो उसमें अशुद्धियों के सुधार, मतलब
एरर और जो रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स हैं उन सभी के बारे में हम लोग को यहाँ पर अध्ययन करना है। फिर उसके बाद जो फाइनल अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं, अकाउंट एडजस्टमेंट, उन सभी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आ जाता है बैंक समाधान विवरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इन सभी के बारे में मैचिंग करना होता है बस, और इसमें हाँ थोड़ा इसको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन कुछ नहीं, प्रैक्टिकल के आधार पर अगर करते हैं तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। हाँ एक चीज और इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें प्रैक्टिकल भी पढ़ना है, जनरल एंट्री पास करना है या फिर नहीं करना है, या फिर प्रैक्टिकल के आधार पर स्टडी करना है या नहीं करना है। क्योंकि इसको थ्योरी के आधार पर भी पढ़ के समझा जा सकता है, लेकिन वो जो हमें जितनी जानकारियां मिलनी चाहिए और एक लंबे समय तक याद रहना चाहिए वो मुश्किल हो जाता है। कोई छात्र ये करता है कि सिर्फ थ्योरी ही रट लेता है और जनरल एंट्री समझ नहीं पाता है, कैसे पास होता है, क्या होता है, प्रैक्टिकल वो करता नहीं है, तो वो चीजें लिमिटेड समय तक उसके पास रहेगी और उसमें स्कोप नहीं रहेगा कि अगर डिफरेंट टाइप के जब साइंटिफिक मेथड से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर एनालिसिस वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, वो उसे सॉल्व कभी भी नहीं कर पाएगा। तो थ्योरी भी जरूरी है और प्रैक्टिकल भी जरूरी है। और जनरल एंट्री तो समझने के लिए कि हाँ जो अकाउंटिंग हो रहा है, जो जनरलाइज कर रहे हैं वो आखिर किस आधार पर कर रहे हैं, वो सभी हमको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद इसमें आता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट इसको बहुत सारे पूछते हैं सर ये टॉपिक क्या है, माल का चालान खाता। क्योंकि जब हम याद है हमको जब हम पढ़ा रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चल रहा था कि ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है। तो चलिए दूसरे शब्द में इसको बोलते हैं प्रेषण खाता, जो कंसाइनमेंट अकाउंट होता है उसी के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अकाउंट हम लोग को पढ़ना है, संयुक्त साझा का खाता, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, साझेदारी खाता, पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन तक, पार्टनरशिप डीड से लेकर अब 12th का बुक या फिर बीकॉम का बुक उठाइएगा तो इसमें हर चीज पढ़ना है, डिसोल्यूशन तक, गार्नर वर्स मरे रूल वगैरह जितना भी पढ़ते हैं सभी को स्टडी करना है। उसी तरह फिर इसमें औसत भुगतान विधि, एवरेज पेमेंट मेथड, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। चालू लिखा विवरण हो गया, करंट अकाउंट स्टेटमेंट, कंपनी का लेखांकन वगैरह हो गया, कंपनी अकाउंटिंग वगैरह, इन सभी के बारे में पढ़ना है। और कंपनी अकाउंट में भी इसी में भी वही कि आपको कंपनी के फॉर्मेशन से लेकर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे इसका, सॉरी ये तो हम लोग थ्योरी में ही पढ़ लेंगे। ध्यान रखिएगा ये दो टॉपिक्स है ना जो बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ना है, पार्टनरशिप और कंपनी, और यहाँ भी पढ़ना है। तो दोनों के पढ़ने की जगह एक जगह पढ़ लीजिए, थ्योरी भी अपने आप कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिकल भी आपका साथ में कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहीं तक हम लोग को लेखांकन, जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो पढ़ना है। उसके बाद इसमें जो दो टॉपिक आ जाता है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है, जिसमें कि भारत में निर्धनता और बेरोजगारी और भारत में जनसंख्या वृद्धि, वही जनगणना वगैरह, जो इस बार की जनगणना है 2011 की जनगणना, इस साल की जो डाटा अभी जारी नहीं हुआ है। हमारे देश में हर एक 10 साल के अंतराल में जनगणना कराई जाती है। इस साल जनगणना होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से जनगणना फाइनल नहीं आ पाया है, अगले साल वो आएगा। तो हम चलिए नया वाला तो नहीं पढ़ना है, मतलब कि जो 2011 वाला है उसी को पढ़ना है। इसमें क्लियर है, उसमें जनसंख्या वृद्धि पर खास फोकस करना है, उसके कारण, उसके समाधान वगैरह कि किस तरह से, और भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न पहल की गई है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए, जो विभिन्न नीतियां लाई गई है, जनसंख्या नीति वगैरह, उन सब के बारे में अध्ययन करना है। तो फाइनली 14 टॉपिक इसमें हो गया और 14 टॉपिक्स इसमें, तो ये 28 जो टॉपिक्स हैं जो हम लोग को पूरा का पूरा स्टडी करना है। और सब्जेक्ट के आधार पर अगर हम इसको डिवीजन करें तो सब्जेक्ट के आधार पर इसको हम लोग बांट सकते हैं, बिजनेस स्टडीज, व्यवसाय अध्ययन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और लास्ट में फिर इंडियन इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स, गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि। मतलब कि वर्तमान की जो सबसे बड़ी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था की है वो 3 के बारे में स्टडी करना है। कैसे? तो गरीबी सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में अभी भी है, बेरोजगारी तो आप देख सकते हैं विकराल रूप धारण कर लिया, एक फॉर्म आता है तो एक पोस्ट पर 2000-3000 ऐसे स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि भी हमारे देश में, क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोजगारी और गरीबी का मूल कारण जनसंख्या वृद्धि भी है। तो इन तीनों के बारे में जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल समस्या है उनके बारे में अध्ययन करना है। तो फाइनली ये सारा सिलेबस हो गया। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है?
दो तरह से हम बताएंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उसके आधार पर, और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोचिंग संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो उसके आधार पर। तो अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, कोई भी बुक्स और कोई भी नोट्स वगैरह, मतलब कि जो बुक्स आता है मार्केट में, इसके आधार पर नहीं होता है। और कोई बहुत सारे फिर छात्र देखते हैं कि एक सिंगल बुक आता है, बहुत सारे पब्लिकेशन वाले लाते हैं और उनके आधार पर ही तैयारी करके वो पास होना चाहते हैं, तो नामुमकिन है, उस आधार पर नहीं हो सकता है। पिछले बार भी बहुत सारे छात्र ने ऐसा नहीं किया था, फिर मतलब मार्क्स वगैरह उतनी ज्यादा नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आपको इंडिविजुअल टॉपिक की डिटेल में अध्ययन करना है जो सिलेबस में दिया हुआ है, तो उन चीजों से बचिएगा। जो भी पढ़िएगा, जो सेल्फ स्टडी के बारे में बता रहे हैं, पूरा डिटेल में इन टॉपिक्स के बारे में पढ़िएगा जो हमने बताया है या फिर जो सिलेबस में है, जो हमने डिस्कस किया। और एक ही चीज को 10 बार पढ़िएगा, 10 रिसोर्सेज मत रखिएगा कि आज ये टॉपिक पढ़ना है। मान लीजिए उत्पादन और उत्पत्ति के नियम, तो एनसीईआरटी के बेसिक्स पढ़ लिए, तो कहीं यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो कहीं और देख रहे हैं, तो कहीं और देख रहे हैं। कभी कभी जैसे कि आज की डेट में इतने सारे, पहले क्या होता था ना कि रिसोर्सेज कम थे, पढ़े कहां से ये लोग सोचते थे। आज इतने ज्यादा रिसोर्सेज हो चुके हैं तो हर स्टूडेंट हर रिसोर्सेज को देखते रहता है और फाइनल आउटपुट जो उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि इनपुट इतने ज्यादा हो गया कि वो एक चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया, जो उसको कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट थी वो डेवलप नहीं हो पाया और फाइनली सब गड़बड़ हो गया। एक ही रिसोर्स रखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए और उसी को 10 बार पढ़िए, उससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, फैक्ट भी ज्यादा से ज्यादा याद होगा और आपका एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हमारे साथ जुड़ नहीं सकते हैं आप इसमें, हमारे साथ जो क्लासेस हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं कंप्लीट। आपको इसमें ऑनलाइन क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें ऑनलाइन क्लासेस में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें जो क्लासेस उपलब्ध कराई जाएगी उसमें क्लासेस ऑनलाइन उपलब्ध होगी। जितने भी क्लासेस है सारे के सारे ऑनलाइन क्लास लिए जाएंगे। हर एक ऑनलाइन क्लासेस जो आपने देखा या फिर नहीं देखा, किसी कारण छूट भी गया, उसका रिकॉर्डिंग, हर एक क्लासेस का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा और वो आपके एग्जाम तक उपलब्ध रहेगा। हर एक वीडियो का रिकॉर्डिंग जो हमने क्लास में डिस्कस किया। क्लासेस जब चलेगी तो हर एक टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा और हर एक टॉपिक के अंत में उस पर प्रश्न भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारे पास वो कितना नॉलेज है, नॉलेज हुआ, हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया या नहीं किया, उसको भी हम लोग को जांचना जरूरी है। क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन पता चलता है कि प्रश्न नहीं सोल्व हो रहा है, तो वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि प्रश्न कैसे सोल्व करना है। आप बोलिए सर आप प्रश्न दीजिएगा तो सोल्व हो तो जाएगा घर पर। बिल्कुल, आप घर पर जो भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग है जहां से प्रश्न उठाइए बिल्कुल वो सोल्व होगा। अगर ये टॉपिक से रिलेटेड है तो बिल्कुल आप घर पर भी सोल्व कीजिए। उसके रेफरेंस भी आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सा आपको प्रैक्टिस के लिए बुक्स, वो हमारे द्वारा ही आपको उपलब्ध कराया जाता है। पिछले बार भी हमने बहुत सारे छात्रों को उपलब्ध कराया था और बहुत सारे छात्र, पूरे झारखंड में मैक्सिमम जो छात्र थे कॉमर्स के, हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ था। हम सारे छात्रों से आपको मिलवाएंगे भी जल्दी इसी चैनल पर। इसके अलावा ये तो क्लासेस की बात हो गई और प्रैक्टिस की बात हो गई। टेस्ट सीरीज में आपको इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज जो उपलब्ध होगा इसमें हर एक जो सिलेबस है 150 प्रश्नों का, उसके आधार पर टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर 10 टेस्ट सीरीज उपलब्ध होंगे, 150 प्रश्न, और उनका डिटेल में सॉल्यूशन होगा, डिस्कस भी आपके साथ किया जाएगा और आपका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। इसमें नोट्स मिलेंगे आपको, 4 बुकलेट इसमें आता है 4 सब्जेक्ट पर। वो बुकलेट आपको आपके एड्रेस पर भेज जाएंगे, जो कि प्रिंटेड फॉर्म में हार्ड कॉपी में आपके एड्रेस पर भेजे जाते हैं आपका। इसके अलावा इसमें आपको प्रैक्टिस के अलावा डाउट सेशन वगैरह हो गए जितने भी अलग अलग से, जैसे कि सैटरडे को, संडे को, या फिर बीच में अगर आपको कहीं भी लगता है कि जो टॉपिक पढ़ाया गया आपको समझ में नहीं आता है तो आप उस पर डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं आपको यहाँ पर हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब कि एक बार हमारे से जुड़ जाते हैं तो आपको दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि अभी हमने बोला अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके पास एक रिसोर्सेज होना चाहिए और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। उसी तरह अगर हम हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके पास जो भी चीजें होगी वो फाइनल होगा और उसी चीज को आपको बार बार रिवीजन करना है, बार बार उसी को स्टडी करना है, कंटिन्यूटी के बेसिस पर आपको चलना है और अंत में देखिएगा रिजल्ट बेहतर होगा और उसमें किसी भी तरह का समस्या भी नहीं होगी। जैसे कि ये नोट्स हैं, तो जैसे कि हमने इसमें देखिएगा भाग 1 का जो 14th टॉपिक है, हर एक टॉपिक पर अलग अलग नोट्स बनाया है हमने। जैसे कि पहला टॉपिक इसमें था व्यवसाय की प्रकृति तथा क्षेत्र। यहां पर देखिए सबसे पहले हमने व्यवसाय को
डिफाइन किया है नोट्स में। फिर इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय को डिफाइन करने के बाद फिर इसमें व्यवसाय क्या होता है, उसकी विशेषता, व्यवसाय, पेशा और रोजगार में तुलना, रोजगार क्या है, पेशा क्या है, व्यवसाय क्या है, ये सारे जाने हुए शब्द हैं। ये सारे हम आम जीवन में अपना उपयोग करते हैं, लेकिन समस्या भी कुछ हो जाती है कि उनके बारे में एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमें नहीं पता चलता है, तो वो सारी चीज इसमें शामिल किया गया है। क्लियर है यहां तक? इसके अलावा मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं, वैसे इसके बाद हमने इसमें जो सिलेबस में शामिल किया हुआ है वो आप देखिएगा, आयात निर्यात हो गया क्या होता है, फिर इसमें हर एक टॉपिक पर देखिएगा ये सारा हमारे द्वारा नोट्स बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही बेहतर नोट्स हैं पिछले बार के मुकाबले। ई वाणिज्य क्या होता है ये भी हम लोग को जानना है, भी जानिए प्रकार वगैरह। फिर इसके बाद इसमें एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार और संयुक्त पूंजी। जैसा कि हमने बताया था कि क्या हमें यहीं तक स्टडी करना है, तो बिल्कुल नहीं। एकाकी व्यापार हो गया, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय हो गया, ये सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके बारे में तो जानना पड़ेगा। एचयूएफ जो होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, साझेदार व्यापार, सहकारी समिति, संयुक्त पूंजी कंपनी, इन सभी के बारे में यहाँ पर नोट्स में देखिएगा पूरा डिटेल में आपका दिया हुआ है, तो कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। तो फाइनली आज का सेशन हम लोग यहीं पर अब कंप्लीट करते हैं। आप मिलते हैं अगले क्लास में। किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए, क्लास से आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, या फिर हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहीं पर स्टोर में जाइएगा तो वहां पर कोर्सेज उपलब्ध होगा, आपको वहां पर बहुत ही कम फीस में भी आप सारी चीज ज्वाइन कर सकते हैं। कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप या फिर इस पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।